जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, अब तक अपन ने सक्रियता श्रेणी जो उसके बारे में काफी सारी चीजें डिटेल से पढ़ी है, लेकिन अब अपन एक एक करके कि भाई सक्रियता श्रेणी में अपन ने 3 प्रकार की अभिक्रियाशील धातु पढ़ी थी। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु और फिर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के बारे में। ठीक है, अब अपन ने एक चार्ट के माध्यम से समझा था कि भाई प्रोसेस क्या क्या होती है किसी भी धातु के निष्कर्षण की। निष्कर्षण का मतलब होता है उस धातु को प्राप्त करने के लिए एक सेपरेट अवस्था में अलग करने का, बाद में जो धातु प्राप्त होता है वो अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं किसी अयस्क से। ठीक है, वो एक चार्ट के रूप में अपन ने पढ़ा था, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे डिटेल से कि भाई एक एक करके सबसे कम, फिर सबसे वो मध्य और फिर सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। सक्रियता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, अब अपन पढ़ेंगे उसको डिटेल में। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान हो तो जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु थी उसका अपन जो निष्कर्षण था उसका अपन भर्जन के द्वारा करते थे। उसके अंदर अपन को कौन से 4 उदाहरण मैंने बताए थे, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर और कॉपर। जिसमें से गोल्ड और प्लेटिनम जो था वो अपन को वैसे सेपरेट वैसे ही अपन को मिल जाता है, लेकिन जो कॉपर और सिल्वर होता है वो कभी सल्फाइड के रूप में मिल जाते हैं, कभी ऑक्साइड के रूप में भी अपन को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे सल्फाइड के अयस्क के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, यूं तो हम जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है उसको अपन गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या करके? गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई सल्फाइड है, ठीक है, अगर कोई सल्फाइड है तो अपन उसको गर्म करके आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो सल्फाइड के बारे में ही अपन पढ़ेंगे। तो आइए इसका पहला उदाहरण देखते हैं। मैंने पहला जो उदाहरण है वो लिया है HgS। इसको बोलते हैं सिनेबार। कोई सिनाबार बोलता है, कोई सिनेबार बोलता है, कोई एक ही बात है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सिनाबार, HgS। इसका जो केमिकल नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम है। Hg मतलब होता है मरकरी और S मतलब होता है सल्फर, और सल्फर इसको पीछे लग गया तो सल्फाइड हो जाता है। ठीक है, सल्फाइड में हमेशा किसकी मात्रा होगी? सल्फर की। इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि सल्फाइड में हमेशा सल्फर की मात्रा होती है, इस वजह से उसको सल्फाइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो HgS है अपने पास में, मैंने लिया है HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। देखिए दोस्तों, जब अपन इसको क्या करेंगे, वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे। ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा क्या कि जो मरकरी है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, ये लो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली, प्लस जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उड़ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया था? मरकरी ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। सल्फर ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये इधर 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो। ठीक है, देखिए ये अपने पास हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये अपने पास हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अपने पास अभी तक ऑक्साइड का रूप प्राप्त हुआ है। ऑक्साइड जो अयस्क के वो ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो मरकरी ऑक्साइड है उसको अपन दोबारा गर्म करेंगे। उसमें से क्या होगा, मरकरी अपने पास बच जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो गैस जो हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी, हवा में निकल जाएगी। ठीक है, अपने पास क्या बच जाएगा? मरकरी। अपन को मरकरी को ही सेपरेट करना था, मरकरी को ही प्राप्त करना था, तो इधर से अपन क्या कर देंगे, मरकरी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इधर से जो ऑक्सीजन है वो भी उड़ चुकी है और ऊपर जो सल्फर था सल्फाइड वाला वो भी उड़ चुका है। ठीक है, तो ये थी अभिक्रिया कि भाई जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है वो कभी कभी सल्फाइड के रूप में मिल जाती है, कभी कभी ऑक्साइड के रूप में मिल जाती है। ठीक है, अगर ऑक्साइड के रूप में है तो अपन क्या करेंगे कि जो HgO, जैसे HgO था अपने पास में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो उसको अपन सिंपली अपन ने गर्म किया, आसानी से वो जो ऑक्सीजन थी वो उड़कर चली गई और अपने पास क्या बच गया? मर्क्यूरी बच गया। ठीक है, वैसे कॉपर सल्फाइड की अपन बात करते हैं CuS, तो इसका आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इसको
आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसका आप क्या करोगे, इसका भी सेम वैसे होगा, ये कॉपर ऑक्सीजन से बिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा और सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर अपन इसको दोबारा गर्म करेंगे तो अपने पास कॉपर बच जाएगा और ऑक्सीजन जो है उड़ जाएगी। ठीक है, इसको वैसे ही करना है जैसे अपन ने इसको किया था। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है उनको अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 4 उदाहरण मैंने बताए थे, कौन कौन से, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, जिसके अंदर से जो मरकरी है ये भी एक क्या है, उदाहरण है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का। ठीक है, 4 तो वो थे, एक और बन गया, कितने हो गए, 5। कौन कौन से, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और मरकरी। ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और मरकरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इन पांचों को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ निम्न अभिक्रियाशील धातु के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वो उनको अपन निष्कर्षण जो कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब अपन शुरुआत करते हैं सक्रिय श्रेणी में मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे हो। ठीक है, अभी अपन ने बात की कि जो निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं उनका निष्कर्षण अपन किस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसका जो टेबल थी उसके जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सक्रियता श्रेणी में 3 जो धातु है वो अपन ने उदाहरण में लिए थे। अगर आपको याद है तो बताइए, मैं आपको लिख देता हूं। पहला था यहाँ पर जिंक, दूसरा था आयरन और पीबी लेड। ठीक है, 3 थे, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, अभी अपन ने निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुओं का उदाहरण पढ़े थे, उनके नाम बताइए। पहला था क्या, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और एक और जुड़ गया था मरकरी। ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और 5वां मरकरी। ठीक है, और मध्यम अभिक्रियाशील वाले जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जो मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं उसके अंदर मैंने एक और चीज बताई थी कि जैसे निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु जो होते हैं वो अपन को ऑक्साइड में मिल जाएंगे और सल्फाइड में मिल जाएंगे, लेकिन जो मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं अपन को 3 रूप में मिल सकते हैं। पहला हो गया ऑक्साइड, ठीक है, पहला हो गया ऑक्साइड और दूसरा हो गया सल्फाइड और तीसरा कार्बोनेट। ठीक है, तीसरा कार्बोनेट। मतलब जो मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु हैं वो अपन को ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकते हैं, सल्फाइड के रूप में भी और कार्बोनेट के रूप में भी। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में भी। तब देखिए, जो ऑक्साइड होगा मैंने बताया था अभी कि भाई ऑक्साइड को अपन वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑक्साइड वाला अयस्क है उसमें से अपन धातु को अपन मतलब गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऑक्साइड वाले को तो अपन गर्म करके प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट को थोड़ी दिक्कत आएगी उसमें से जब अपन धातु को प्राप्त करेंगे, धातु का निष्कर्षण करेंगे तब। ठीक है, देखिए सल्फाइड में एक बात बता देता हूं कि जो सल्फाइड होता है उसमें होती है सल्फर की मात्रा। सल्फाइड का मतलब क्या होता है, सल्फर। ठीक है, कार्बोनेट में क्या होता है, CO3। क्या होता है, CO3। ठीक है, इसमें अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, ओ सॉरी, CO3, CO ये तो डाइऑक्साइड हो जाएगा अगर 2 लगाऊंगा तो, CO3 कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। देखिए अब मैं एक और चीज बताता हूँ, सल्फाइड में होता है सल्फर, कार्बोनेट में होता है CO3। ठीक है, अब देखिए सल्फाइड जो होगा और जो कार्बोनेट होगा दोनों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सल्फाइड में अपन यूज करेंगे भर्जन प्रक्रिया का। ठीक है, सल्फाइड के अंदर यूज करेंगे भर्जन प्रक्रिया का। कार्बोनेट में यूज करेंगे निस्तापन का। ठीक है, कार्बोनेट का यूज करेंगे निस्तापन का। ठीक है, सल्फाइड में भर्जन प्रक्रिया, कार्बोनेट में निस्तापन अभिक्रिया। ठीक है, सल्फाइड में भर्जन अभिक्रिया, कार्बोनेट में निस्तापन अभिक्रिया। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं इसको, 2-4 बार मन में दोहराइए। सल्फाइड में भर्जन अभिक्रिया, कार्बोनेट में निस्तापन अभिक्रिया। सल्फाइड में भर्जन अभिक्रिया, कार्बोनेट में निस्तापन अभिक्रिया। भर्जन अभिक्रिया सल्फाइड में और कार्बोनेट में निस्तापन अभिक्रिया। ठीक है, सल्फाइड में भर्जन अभिक्रिया और कार्बोनेट में निस्तापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो भर्जन अभिक्रिया और निस्तापन अभिक्रिया दो इनमें प्रोसेस यूज में होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज और ही है, मैं आपको बता दूं कि जो सल्फाइड होगा और जो कार्बोनेट होगा, ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों में से जब अपन धातु का निष्कर्षण करेंगे तो डायरेक्ट उसका निष्कर्षण नहीं कर सकते, पहले उसको अपन को बदलना पड़ेगा ऑक्साइड में। ठीक है, किसमें बदलना पड़ेगा,
ऑक्साइड में। उसके बाद अपन उसको गर्म करके ऑक्सीजन को उड़ा देंगे। ऑक्साइड का मतलब होता है उसके अंदर ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड का मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। तो गर्म करने से ऑक्सीजन उड़ जाएगी और जो धातु होगा वो बच जाएगा। ठीक है, सल्फाइड हो या कार्बोनेट, दोनों को किसमें चेंज करेंगे? सबसे पहले ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, अब इसका एक एक उदाहरण अपन समझते हैं। देखिए, मैंने वर्जन अभिक्रिया ली है, उसके अंदर मैंने लिया है जिंक सल्फाइड, ZnS, इसका मतलब होता है जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड। देखिए, जो जिंक सल्फाइड होता है उसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, मतलब उसको गर्म करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल एक एवरेज ताप पर जिस पर भी अपन इसको गर्म करते हैं वर्जन अभिक्रिया के अंदर, तो जिंक सल्फाइड को अपन गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नॉर्मल जैसे ओपन एयर के अंदर वैसे। तो क्या होगा? जो सल्फर होगा वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और जो जिंक होगा वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो जिंक तो बना लेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जिंक क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और सल्फर बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। दो अपन उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हो गए, मतलब दो उत्पाद अपन को प्राप्त हो चुके हैं पहले, मतलब पहली हाफ अभिक्रिया में। ठीक है, पहली आधी अभिक्रिया में। अब जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, क्या बोला था मैंने? सल्फाइड हो या कार्बोनेट, दोनों को ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, जिंक सल्फाइड तक ऑक्साइड में बदल गया। अब अपन क्या करेंगे? इसकी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? कार्बन की उपस्थिति। ये देखिए, जिंक ऑक्साइड की मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं दोबारा, किसकी उपस्थिति में? कार्बन की, कार्बन के साथ में। ठीक है, जब मैं इसको कार्बन मिला करके इसके अंदर जब इसको ताप देता हूं तो कार्बन क्या होता है? कार्बन जो है ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन के साथ बंध बना करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसको लेके उड़ जाता है। कौन सी गैस बना करके? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अपने पास क्या बच जाएगा? जिंक धातु बच जाएगा। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में अपन ने किया गर्म, और उससे अपन को क्या प्राप्त हो गया? जिंक धातु, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाती है। मतलब ऑक्सीजन किसके साथ? कार्बन के साथ अभिक्रिया करके उड़ जाता है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब अपन चलते हैं निस्तापन वाली अभिक्रिया पे। देखिए, ये है ZnCO3, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जब जिंक कार्बोनेट को भी अपन क्या करेंगे? ताप देंगे। इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन अपन को इसमें भी क्या है? देखिए, जब अपन इसको एक फैक्ट्री में क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पे जब अपन इसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके अंदर कई सारी चीजों की फिक्स रखी जाती है कि इसको कितना ताप देना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, कितनी देर इसको मतलब ओपन एयर में रखना है, काफी सारी चीज होती है। ठीक है, अपन ये नॉर्मल प्रोसेस मतलब बात करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट जो है उसको अपन ताप देंगे, सिंपल सी ताप देंगे, तो जो सी और ओ, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अपने पास बच जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ? जो जिंक कार्बोनेट था उसके अंदर दो टुकड़े हो गए। कौन कौन से टुकड़े? जिंक ने ऑक्सीजन के साथ अलग बना लिया जिंक ऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन और कार्बन बचे हुए थे, मतलब कार्बन के दो परमाणु और वो सॉरी ऑक्सीजन के दो परमाणु और कार्बन के एक परमाणु, तो दोनों ने क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट को तोड़ने पर अपन को दो उत्पाद मिल गए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो तो उड़ गई। ठीक है, अपने पास क्या बच गया? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन को किसमें बदल लिया है? ऑक्साइड के रूप में। अब अपन क्या करेंगे? जो जिंक ऑक्साइड अपने पास आया था उसको भी अपन दोबारा कार्बन की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में? कार्बन की उपस्थिति में। और वैसे ही जैसे वर्जन के अंदर हुआ था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया? बंध, और उसको लेकर के उड़ चला। वैसे ही ये ऑक्सीजन इसके साथ में क्या बना लेगा? बंध, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा और अपने पास धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा? धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी निस्तापन की अभिक्रिया। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक
ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में पूछिए। अगर कोई जैसे कोई भी अगर जैसे जवाब नहीं आता है तो आप हमसे जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है नीचे पेस्ट कर दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर के जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो जुड़ सकता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर वो नहीं है। आप सब्सक्राइब करें तो ठीक, कमेंट करें तो ठीक, लेकिन जिनको जो जरूरत है ऐसे लेक्चर्स की उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनको आप बताइए ताकि वो मतलब फ्री में हमसे पढ़ सके। ठीक है, देखिए अब जो जिंक कार्बोनेट है यहाँ पर क्या हुआ था, जिंक कार्बोनेट दो भागों में टूट गया था, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन की उपस्थिति में उसको दोबारा गर्म किया वैसे जैसे भर्जन में हुआ था। ठीक है, अब होगा क्या, जब इसकी परिभाषा अपन देखते हैं तो भर्जन में क्या होता है, भर्जन के अंदर ऑक्साइड के रूप में बदलता है, उसको अपन कहलाते हैं भर्जन। ठीक है, सल्फाइड को जब अपन ऑक्साइड के रूप में बदलते हैं तो उसको कहलाते हैं भर्जन अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन निस्तापन का मतलब होता है कि जब अपन किसी सीमित वायु की उपस्थिति में, मतलब सीमित वायु की उपस्थिति में जब अपन उसको गर्म करेंगे तो वो क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ठीक, छोटी छोटा डिफरेंस है इसके अंदर, इनकी परिभाषा के अंदर ऐसा कुछ नहीं, आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवा दी गई है और छोटा छोटा डिफरेंस है वो आपको तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वर्जन समझ गए, निस्तापन समझ गए, दोनों ही लगभग क्या है, सेम सेम सी जो प्रोसेस है, दोनों अभिक्रियाएं हैं। अब जिंक सल्फाइड वगैरह तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर तीन होते हैं, जिंक, आयरन और लेड। तीन इसके उदाहरण याद रखिए, जिंक, आयरन और लेड तीन रूप में प्राप्त हो सकते हैं, ऑक्साइड में, सल्फाइड में और कार्बोनेट में। किस किस में, ऑक्साइड में, सल्फाइड में और कार्बोनेट में। अब ऑक्साइड से तो अपन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, लेकिन क्या होता है, कार्बोनेट और जो सल्फाइड है दोनों को अपन किस में बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड के रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले किसमें बदलेंगे, ऑक्साइड के रूप में, और फिर अपन उसमें से धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो उच्च धातु अभिक्रियाशील वाले धातु हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं कि उच्च अभिक्रियाशील वाले धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब तक अपन ने निम्न अभिक्रियाशील वाले, मध्यम अभिक्रियाशील वाले पढ़ लिए थे, अब अपन बात करेंगे उच्च अभिक्रियाशील वाले की। ठीक है, देखिए जो सबसे निम्न वाले थे उनके उदाहरण क्या क्या है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, मरकरी। ठीक है, पांच उदाहरण बताए थे, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और मरकरी। अब मध्यम अभिक्रियाशील वाले अपन ने पढ़े थे, तीन बताए थे मैंने, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बताते हैं, इसके भी मैंने उदाहरण बताए थे दोस्तों, एक एक करके मैं दोबारा बता देता हूं। पहला था पोटेशियम, ठीक है, दूसरा था कैल्शियम, ठीक है, तीसरा था सोडियम। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, पांच इसके उदाहरण है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, याद ऐसे नंबर वाइज याद रखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसको मैं सीरीज में लिख देता हूँ, थोड़ा याद क्या है, बोलने में आसानी रहेगी तो याद भी रहेगा आप लोगों को। ठीक है, पहला था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो ये पहले तो ये बोलता है कि इसकी कुछ खूबियां हैं, कैसी खूबियां देखते हैं। देखिए उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु हैं, ठीक है, उनमें एक खास बात होगी या नहीं होगी वो आप देखिए कि भाई जो उच्च वाले जो धातु हैं, ठीक है, निम्न वाले धातु को, जो निम्न वाले धातु हैं उनको वो विस्थापित करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि भाई कुछ लोग दादागिरी वाले होते हैं जो थोड़े से होते हैं, और कुछ होते हैं सीधे। ठीक है, तो दादागिरी वाले बोल देगा कि भाई यहाँ से उठ जा, तो उठ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा, मतलब उससे कोई भी काम करवा लेगा, बोले वो उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो बैठ जा, ऐसा होता ही है, आप भी देखते होंगे। तो यहाँ पर वैसा ही काम चलेगा। कैसे, देखिए जो उच्च वाला होगा निम्न वाले को बोल देगा कि तू इसको छोड़ के निकल जा, मैं इसके साथ में रहूंगा। ठीक है, अब ये होगा क्या
कि जो निम्न वाला जो रहेगा वो तो निकल जाएगा और उच्च वाला उसके साथ में रहने लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इसका मैंने एक उदाहरण लिया है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। अब मैग्नीज क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु है। अब होगा क्या, मैग्नीज वाले को ये बोलेगा कौन, एल्यूमिनियम वाला, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड ये है अपने पास मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है अपने पास उच्च अभिक्रियाशील वाला, तो ये उच्च वाला निम्न वाले को बोलेगा कि तू निकल जाए यहाँ से, इस ऑक्सीजन का साथ छोड़ दे, मैं इसके साथ रहूंगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वाला क्या करेगा, इसको हटा देगा, मतलब मैग्नीज जो है हट जाएगा, एक तरफ हो गया, और एल्यूमिनियम इसके साथ में रहने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीज अलग हो जाएगा और साथ में ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, इसको अपचयित कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, इसको इस अभिक्रिया में ये कर देगा अपचयित। लेकिन अपचयित अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ये अपचायक का कार्य कर देगा, मतलब इसने किसका काम कर दिया, अपचायक का। किसका काम कर दिया, अपचायक का, मतलब इसको हटाने का। ठीक है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब अपचायक अभिक्रिया होती है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन इधर से हटा और इधर से जुड़ गया, मतलब इसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया देखने को मिल रही है ना। अब देखिए, अब जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसको अपन ने एक नाम दिया था रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, एक नाम दिया था अपन ने रेडॉक्स अभिक्रिया, वो मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, क्या था, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब होगा क्या, इधर देखिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अपचय का काम कर देगा है, लेकिन क्या होगा, जब भी अभिक्रिया होती है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए जब अपन को पदार्थ मिलता है ना, तो वो अपन को मिलता है गलित अवस्था में, मतलब लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मतलब ज्यादा पतला नहीं, मतलब ऐसा गलित अवस्था में, मतलब ये कि भाई अपन को लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, पतला मिलता है, पतला। ठीक है, अब वो होगा क्या, अब इसके रिलेटेड अपन एक और अभिक्रिया बताता हूं मैं आपको, ये तो मैंने उदाहरण बता दिया। देखिए, आयरन ऑक्साइड है मेरे पास में, आयरन ऑक्साइड की मैंने जब अभिक्रिया करवाई एल्यूमिनियम के साथ में, तो यहाँ पर अपन को एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया और आयरन अलग हो गया, मतलब ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर ली और आयरन अलग हो चुका है। लेकिन साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, और ऊष्मा के कारण ये क्या होगा, ये भी अपन को गलित अवस्था में प्राप्त होगा, मतलब पतली अवस्था में प्राप्त होगा। अब होगा क्या, अब ये जो अभिक्रिया है स्पेशल अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि इसको अपन ने एक नाम दे दिया है थर्मिट। थर्मिट, क्या नाम दे दिया है, थर्मिट अभिक्रिया। अब थर्मिट अभिक्रिया, ये वाली जो अभिक्रिया है, ये हर जगह काम नहीं आती है दोस्तों, ये काम आती है जो रेल की पटरियों में कभी कभी दरार आ जाती है, किसी क्रैक वगैरह आ जाते हैं, या जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, हवाई जहाज वगैरह होते हैं, उसमें अंदर कहीं कहीं थोड़ी मतलब अंदर की तरफ कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाता है, क्रैक्स, और उस क्रैक्स दरारे के कारण क्या होता है, वो पूरा जहाज अगर वो ज्यादा बढ़ जाती है तो खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो जो दरार होती है उनको भरने के लिए ये अभिक्रिया काम में ली जाती है। ठीक है, उससे उसको सुरक्षा मिल जाएगी और वो खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये थी थर्मिट अभिक्रिया। और अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब जो अगर किसी को जैसे नोट्स चाहिए, नोट्स के बारे में कोई परेशानी आ रही हो तो पूछ सकता है। अगर कोई टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है, नोट्स के लिए अपन को टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया, मतलब लिंक दिया गया है चैनल का, आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई जो उच्च अभिक्रियाशील वाली धातु है वो एक्चुअल में धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होता है। ठीक है, धातु का जो निष्कर्षण है वो किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।